हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर के हवाले से और इंडिया के हवाले से। उन्होंने बात की कि दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है और दुनिया न्यू इंडिया पे यकीन रखती है। क्या वजह है? और ये भी कहा कि हम स्टेबल पार्टनर जो हैं ढूंढ रहे हैं और हम भी स्टेबल पार्टनर हैं दुनिया के। क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा कुछ है जिसके हवाले से वो ये बता रहे हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में कि इस वक्त अभी जब रिसेंटली ब्रिक्स हुआ है और ब्रिक्स में बहुत सारी डेवलपमेंट भी सामने आई है, कारोबार के हवाले से, लोकल करेंसी के हवाले से और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिस तरह यूरोपीय यूनियन टाइप की चीज़ें हो रही है। गो कि एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिक टाइज को देखें तो उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंडिया में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर अभी आए हैं, इससे पहले चांसलर आए थे 3 दिन पहले। नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई थी, जर्मन चांसलर की। बड़े इंपॉर्टेंट विजिट हो रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई आ रहा है और वो पार्टनरशिप कर रहा है। इस हवाले से आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट, हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को बखैर रागली, आपको मकाम मुबखैर। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। एज यू से, इट्स अ फैमिली शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर बड़ी मतलब नबी तुली और बड़ी मतलब जिसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है और ये खैर कोई ये नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट है, लेकिन क्या और ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक नए इंडिया पे, न्यू इंडिया पे लोग यकीन रख रहे हैं, यानी वो बाकी दुनिया की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि उसको मतलब एज ए न्यू इंडिया हम कहें? और फिर जो वो कह रहे हैं कि लोग हमारी तरफ ये आ रहे हैं या हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये ब्रिक्स की वजह से है या ओवरऑल जो अभी 10-12 साल गुजरे हैं ये सारे उस सिनेरियो को बयान कर रहा है? देखिए, मैं इसको कहूँगा ये है कि इट्स हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ ना। कुछ चीज़ें तय होती हैं, उस वो चीज़ दोबारा से हो रही है। जैसे कुछ फैशन चले जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं। भारत की ओर दुनिया देखती थी, तभी भारत का कॉलोनाइजेशन हुआ। दुनिया में यूके के या और भी जितनी कॉलोनाइजिंग शक्तियां आई, उनके पास बहुत सारी कॉलोनियल टेरिटरीज थी, लेकिन हर किसी ने भारत को अपना शाइनिंग जूल का, इवन यूरोप कहता था, इवन ब्रिटिश एम्पायर कहता कि द शाइनिंग जूल इन आवर एम्पायर इज इंडिया। उनकी जो एम्पायर थी उसका पूरा खर्चा ही इंडिया चलाता था, ठीक है ना। तो उस समय भी दुनिया आई। जयशंकर साहब ने कोई नई बात नहीं कही। दुनिया के आने का तरीका बदल गया है। पहले आक्रांताओं के नाम पे आए, पहले लूटने के नाम पे आए, पहले पॉलिटिकल या दूसरे रीजन से आए। आना तो उनको भारत के पास ही है। क्यों? अब ये प्रश्न तो आपका अच्छा है कि क्यों आ रही है भारत के पास। और जब मैं भारत की बात कहता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप तो मेरा पार्ट है, ठीक है ना। क्योंकि भारत ऐसी फिलॉसफी है जो टाइम टेस्टेड है, ठीक है ना। भारत यहां पर सदियों से रहा है। नए देश आए और गए, नए आइडेंटिटियां और एम्पायर बनी और बिगड़ी और खत्म हो गई, मगर भारत वही रहा, ठीक है ना। सो इंडिया हैज प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट इट इज एन आइडियोलॉजी विच इज टाइमलेस, विच इज फॉर एवर एंड विच इज कॉर्डियल। दुनिया ने सारी आइडियोलॉजीज अपना ली हैं, पर दुनिया को पीस नहीं मिला। नाउ द टाइम हैज कम टू गिव द इंडियन फिलॉसफी अ चांस, क्योंकि बाकी फिलॉसफियों में वो दम नहीं रहा। ये दुनिया ने देख लिया, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई बाकी इंडियन फिलॉसफी क्या? इंडियन फिलॉसफी की सबसे खास बात है, वो कहता है कि सारी फिलॉसफी आपको मुबारक हो, आप जहां हो वहां खुश रहो, हम सब साथ में लेके चलेंगे, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सब हमारा है और हम सबके हैं। आप और बता दीजिए, 5-6 कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट है दुनिया में। अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और लैटिन अमेरिका। कौन से देश है? पेरू, चिली, बोलीविया, ये छोटे छोटे देश हैं। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा बड़े देश हैं, जो कि बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। यूरोप वेस्टर्न सिविलाइजेशन है।
ये सारी की सारे मैक्स आउट हो चुके हैं एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, एज फार एज द आइडियोलॉजिकल ग्रोथ इज कंसर्न। और इनकी जो रिप्लेसमेंट है या जो इनको चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए, जो इनको, जैसे आप अगर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो सामान कहीं तो बेचोगे ना फकर भाई। अगर आप बहुत अच्छी कार बना रहे हो, आप बेशक मर्सिडीज बना रहे हो, बीएमडब्ल्यू बना रहे हो, ऑडी बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, बेचोगे तो कहीं ना। बिल्कुल मार्केट आपकी चाहिए। आप बिल्कुल यू नीड मार्केट। तो आपने अपनी कारें बेच बेच के बहुत बड़ा अमीर एक एम्पायर बना लिया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई, लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि जिस दिन आपकी कारें बिकना बंद हुई, खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल फिनिश। और भारत जो है वही अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है विद द मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। वो चाइना की तरह आपकी पॉलिटिक्स में घुस करके या सोशल ऑर्डर या पॉलिटिकल ऑर्डर या इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को चेंज करने का प्रयास नहीं करता। भारत रूल ऑफ लॉ को सबसे ज्यादा मानता है। जैसे डोनास्क और लुहांस्क रीजन जो है यूक्रेन का, जो आज की डेट में जब भी पीस वो ट्रीटी साइन होगी एंड व्हेन बोथ द कंट्रीज विल सिट टुगेदर, तो यूक्रेन कहेगा कि हमें डोनास्क और लुहांस्क वापस करो। अब रशिया कहता है कि हम डोनास्क और लुहांस्क वापस नहीं करेंगे क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग है और यूक्रेनियन स्पीकिंग लोग जो है उनके ऊपर जाति करते हैं। बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी नहीं कहा कि जो हिंदू इलाका है उसको भारत अपने कब्जे में ले लेगा और वो आज से भारत का पार्ट हो जाए। हालांकि वो सदियों से भारत का ही पार्ट रहा है, फिर भी भारत ऐसा नहीं करता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जितना रिस्पेक्ट भारत करता है और कोई नहीं करता। कभी किसी की टेरिटरी को हमने चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान, भारत की ओर लोग आएंगे, उनको अगर अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, न्यू मार्केट चाहिए, न्यू आइडियाज चाहिए, न्यू फिलॉसफी चाहिए और अपने यहां लोग चाहिए। जर्मनी ने 20 से 90,000 वीजा सीधा बढ़ा दिया भारतीयों के लिए कि आप आइए और माइग्रेट कीजिए और रहिए हमारे यहां। वी आर फैसिलिटेटिंग। क्यों कर रहे हैं? वो किसी भी और देश को 90,000 दे सकते हैं। वो जर्मनी जो दुनिया के लोगों को कह रहा है ये लो अपनी घर वापसी का टिकट और वापस जाओ। मैं तो जर्मनी में था जब उनके यहाँ ये बिलबोर्ड लग गए थे कि हर वो आदमी जो जर्मनी से वापस जाना चाहता है, वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए था, आपको भी पता है, तो उनको हम लोग जाने का और फ्लाइट का खर्चा देंगे। ये जर्मनी के हैम्बर्ग की सिटीज में मैंने ये बिलबोर्ड लगे हुए गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा भी नहीं कि कोई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लगा दिया हो। और उस समय तो गवर्नमेंट रूल करती थी वो सीडीयू थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, विच इज अ लेफ्ट काइंड ऑफ लेफ्ट सेंट्रिस्ट पार्टी। एएफडी की सरकार नहीं थी, जिसको आप कहते हैं अल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड। तो पॉइंट क्या है? वो जर्मनी जो लोगों को भगा रहा है वो इंडियंस को बुला रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। ये क्यों है? क्योंकि जर्मन्स को यह पता है कि अगर इंडियन आएंगे तो वो जर्मन भाषा भी सीखेंगे, जर्मन खान पान का भी सम्मान करेंगे, कोई स्पेशल लॉ की डिमांड नहीं करेंगे कि हम आ गए भैया तो अपना सब बंद कर दो, हमारा वाला ले आओ। ये उनकी नाटक नहीं होगी। वो घुल मिल जाएंगे, वो जर्मन बोलने लगेंगे, जर्मन कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, जर्मन कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी चर्चेस की रिस्पेक्ट करेंगे। भले वो अपना एक टेंपल बना लेंगे, लेकिन वो चर्चेस को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो वहां भी जाएंगे माथा झुकाने और मंदिर में भी जाएंगे माथा झुकाने। तो ये भारतीयों की जो वो है ना कि हम शुरू से पैसे वाले रहे हैं, दुनिया हमारे पास इसीलिए आती थी। हम ज्ञान का भी धन हमारे पास था और मटेरियल धन भी हमारे पास था। दोनों धन था, हम दोनों धनवान थे। एक होता है कि आपके पास मटेरियल धन तो बहुत हो सकता है, कई ऐसे देश है बहुत रिच है, ज्ञान ठन ठन गोपाल है। लेकिन भारत जो है वो ज्ञान से भी धनी था और माल से भी धनी था। तो दुनिया वापस आ रही है, हिस्ट्री है, ये तो कोई नई बात मुझे नहीं लग रही है। पहले कॉलोनियलिज्म किया और लोग आक्रांताओं के नाम पे आए भारत को लूटने, इनकी मंदिरों को और इनके सोनों को लूटने, इनकी नेचुरल रिसोर्स को लूटने। अब उनके पास ये रास्ता बंद हो चुका है। अब वो वापस आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ जुड़िए, ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो दिस इज दैट्स व्हाई इंडिया और कौन, वही गाना है ना, मैं नहीं तो और कौन बे। तो यही वाला हिसाब नहीं, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी मतलब जिस तरह जर्मनी एक अच्छी बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, फिर स्पेन है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट जो है वो विजिट्स कर रहे हैं। क्या मैं ये नहीं कहता कि अभी ब्रिक्स के बाद डिसाइड हुआ होगा कि इन्होंने विजिट करना है, लाजमी बात है, हो सकते हैं 6 महीनों में पहले ये डिसाइड हुआ हो, दोनों फॉरेन ऑफिस के दरमियान ऐसे ही होते हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के विजिट। लेकिन ब्रिक्स के बाद या फिर यूक्रेन रशिया जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद वो क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
भाई ब्रिक्स बन चुका है, बल्कि बनना तो बहुत पहले था, लेकिन बहुत ज्यादा फंक्शनल है। और आपस में इस दफा जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी को इस तरीके से थ्रेट तो नहीं कर रहा, लेकिन इकोनॉमिकली तो वो थ्रेट कर रहा है दुनिया को। यूरोप हो, वो वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या किसी और हो, क्योंकि उनमें से कोई वेस्टर्न वर्ल्ड है ही नहीं, कोई एक भी कंट्री उसके अंदर उसका पार्टनर नहीं है, उसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये वजूहात भी हैं कुछ, मतलब जैसे कि वो चाहते हैं कि यार किसी तरीके से जोड़ा जाए, ये ना हो कि कल को हमारे लिए ये मसला बन जाए। नहीं देखिए, यूरोप को जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा समझाया, और नेल्सन मंडेला साहब ने भी पहले समझाया था। जयशंकर साहब ने यूरोप को समझाया कि देखिए भाई साहब, ये जो आपका अप्रोच है ना, कि आपकी प्रॉब्लम तो हमारी प्रॉब्लम है, आपके पेट में दर्द है तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए भाई, क्योंकि आपके पेट में दर्द है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल हमारे पेट में दर्द है तो आप कह रहे भाड़ में जाओ भैया, हम तो आराम से अपना काम ये करो, अपना जाके काम। ले लो कोई टैबलेट लो, वही मार्केट से ठीक करो अपना काम, हमें हाँ, क्या। हमें डिस्टर्ब ना करो यार, ठीक है। बिल्कुल हमें डिस्टर्ब नहीं करो, सही कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही। नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये बात नेल्सन मंडेला से भी पूछी गई थी एक बार, तो नेल्सन मंडेला ने इसको यूं कहा था, उन्होंने कहा यार ये वेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं उनका दुश्मन हमारा दुश्मन हो जाए। हाँ अरे भाई बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं ही है, होगा, ऐसा ही है, आपका दुश्मन एब्सोल्युटली रशिया है, हमारा नहीं है, बिल्कुल दुनिया के ठीक है। ताल्लुकात है उनके साथ। दुनिया के ताल्लुकात है उनके साथ। तो और भाई उनका, उनकी सेंसिटिविटी आप समझे, हमारी सेंसिटिविटी वो समझे। हमने तो आपसे नहीं एग्जैक्टली, कहा कभी कि भाई आप हमारे हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी करो, हम तो ऐसा नहीं कह यस। रहे। और तो करते भी पॉइंट ये नहीं है है, जी, ये करते भी नहीं है, मतलब करते हमारे नहीं, आपके हिसाब से करते भी नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। पर सीख रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं इंडिया के पास। अब हम्म। सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जर्मन्स को दीजिए, उन्होंने तारीफ भी की थी, और ओलाफ शोल्ज ने अपनी एक स्पीच में प्रेसिडेंट अरे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कोट किया था। ही लिटरली कोटेड हिम, मेरे पास वो क्लिपिंग में मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा। सही उन्होंने सही सही। कहा कि व्हाट जयशंकर जी इज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो, चूंकि ही इज वेरी वेरी हाँ आउटस्पोकन और बड़ा अच्छा बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट। उनसे किसी ने पूछा ये आपने ब्रिक्स क्यों बना लिया, एक कोई यूरोप में ही कोई थे, उन्होंने पूछा व्हाई ब्रिक्स, तो उन्होंने कहा आई टेल यू व्हाई ब्रिक्स, बिकॉज देयर वाज G7 और उसमें आप हमें आने नहीं देते थे, तो यस, वो आपने मैंने अपना बल्कि मैंने और आपने उस पे शो भी किया था। अच्छा क्या बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल हमने इस पे शो भी किया था कि आप हमें G7 में नहीं आने दे रहे, तो हमने ब्रिक्स बना दिया। हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा जवाब, बड़ा अच्छा था उनका, वेरी है। बहुत बहुत बेहतरीन किस्म का, बहुत तो मतलब बेहतरीन दैट किस्म का। शोज की ही इज वेरी, जिसे कह लीजिए हाजिर जवाब, विटी है बिल्कुल वो। विटी विटी तो मुझे बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ओलाफ शोल्ज साहब हो गए, फ्रांस हो गए, फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हमने उनसे बिल्कुल है। राफेल खरीदा है। मैक्रोन साहब बहुत मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और वो अक्सर कोट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो यूरोप ने भारत को जो पिछले 100 साल से भारत को जो इन्होंने बदनाम किया कि ये कास्टिस्ट है, ये अनटचेबल्स है, ये लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ये गंदे हैं, इनके यहाँ पे सड़कें नहीं बनाने आती, ये कभी डेवलप नहीं हो सकते, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती, उसी भारत ने यूपीआई करके दिखा दिया कि कैसे मोबाइल से पैसे देते हैं। डिजिटल करेंसी शुरू करके दिखा दी कि एक अनपढ़ आदमी जो अपना नाम लिखना नहीं जानता, मगर वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना जानता है, ये बड़ी चीज है। वो लेकिन मोदी मोबाइल साहब ने तो ऑपरेट ब्रिक्स करना में चाहता कहा भी कि सारे ब्रिक्स पार्टनर इसको फॉलो करे यूएई की तरह। जी। तो हम उन्होंने तो बोला बेचेंगे है, अपना माल ना। हाँ उन्होंने बोला है कि आप इस्तेमाल करें इसको, जो जितने भी हमारे इधर ब्रिक्स में आए हुए लोग हैं, ये सारे इस्तेमाल करें। तो भाई हमारे पास है, हम बेचेंगे। और वही मैं कह रहा हूं कि भाई पहले ये माना जाता कि इंडिया ये सब कर ही नहीं सकता, इनोवेशन टेक्नोलॉजी ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप में होगी। हमने चांद के उस हिस्से पे जाके दिखा दिया जहां कोई नहीं जा पाया। साउथ रशिया पोल ने पे। कोशिश की, फेल हो गया। चाइना ने कोशिश की, फेल हो गया। हम चांद के साउथ पोल पे भले सेकेंड अटेम्प्ट में, पर हम पहुंच गए। पहुंच गए। हमने सॉफ्ट लैंड करके दिखा दिया कि जिस बात को आपको घमंड है, और जिन लोगों ने इसको अचीव किया वो सारे इंडियन एजुकेटेड है, कोई विदेश में जाके नहीं पढ़ा। एब्सोल्युटली राइट। तो जो अब आपकी जो घमंड थी कि हम चांद पे भेज सकते हैं, यहां से हम मार्स पे भेज सकते हैं, हमने वो सब करके दिखा दिया। और आपको लगता था ये सिर्फ अमीर कर सकते हैं, हमने आपको पहले कहा कि हम पहले से अमीर थी, ज्ञान की धन हमारे पास हमेशा से था। हाँ, पैसे की थोड़ी दिक्कत थी और थोड़ी दिन और रहेगी, 10-15 साल, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। लेकिन आने वाले समय में यह समस्या भी खत्म हो जाएगी, और 100 साल शायद मैं जीवन में नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे आपके जो जो वो है जनरेशन है, वो फिर से भारत को उत्कर्ष के रूप में देखेगी। और भारत का जो उत्कर्ष होगा ना फकर भाई, वो आपका होगा, हमारा होगा। एग्जैक्टली
वो सिर्फ मेरा नहीं हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये उसमें बात आपकी। आप भी उस पे उतना ही खुश होंगे, उस पे आपको भी इतना ही फक्र होगा जितना कि मुझको होगा। क्यों? क्योंकि आपको एब्सोल्युटली, समझ रहा हो, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये बेसिकली हमारा ही खून है, हमारा ही एब्सोल्युटली, सिविलाइजेशन है जिसने या ये अचीव करके दिखा दिया। सिर्फ गोरे नहीं कर सकते, और पूरे एशिया में किसी ने करके दिखाया, किसी में दम था तो वो भारत में था, वो हमने करके दिखाया है। तो जब एब्सोल्युटली, तक आप खान अब्दुल गफ्फार खान से जुड़ोगे, जब तक आप खुद को पटको कहो, एग्ज़ैक्टली, तब तक आप हमसे तो अलग हो ही नहीं सकते। सो बॉटम एब्सोल्युटली लाइन ये राइट। कि भारत की ग्रोथ सबकी ग्रोथ है। भारत की ग्रोथ से कोई, जैसे मैंने बड़ा अच्छा सुना, कुछ गोरे बीबीसी में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार अभी इंडिया ने ये अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल वो कर दी है, हमें तो इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लग रहे। तो एक गोरा बगल में बैठा था, उसने कहा क्योंकि इंडिया ने जो अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च की है, उससे कोई भी डरेगा नहीं कि भैया ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। और कोई अभी कर देगा तो लोगों के बवाल हो जाएगा कि इसका साले का कोई भरोसा नहीं है, ये कल नहीं तो आज चला देगा इसको। हमारे लेकिन ऊपर इंडिया चला। की ये क्रेडिबिलिटी है कि अगर उसने परमाणु बम रखे हुए हैं, दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र रखे हैं, दुनिया निश्चिंत होकर के सोच सकती है कि भारत कभी भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, गलत प्रयोग नहीं करेगा। जो मैं कह रहा हूं फखर भाई, कि हमारी आपकी जो सिविलाइजेशनल थिंकिंग है, उस वजह से दुनिया हमसे जुड़ती है। और हम बार बार उनको कहते हैं कि हमारा कोई शत्रु नहीं है और हम किसी के शत्रु नहीं है। तो यही बात उनको भी समझनी चाहिए, वही बात यूरोप को भी समझनी चाहिए कि भाई आपका रशिया से प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो आप रशिया को समझाओ, अगर आप रशिया से बिल्कुल, आपको डर लगता है तो आप बैठो और बात करो, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच है, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे। उसी बिल्कुल, तरीके से हमारी और चीन और इंडिया ने अभी रिसेंटली बात की है, बात की है, मतलब अभी कल की बात है जैसे, तो आप भी करो। डिस्प्यूट सॉर्ट कर दिया ना, सॉर्ट आउट कर दिया। जैसे चाइना में इंडिया ने हाथ मिलाया ब्रिक्स में, तो क्यों नहीं पुतिन और प्रेसिडेंट पुतिन और ज़ेलेंस्की, जो बाइडेन साहब हाथ मिला सकते? हाँ, बिल्कुल, ज़ेलेंस्की हाथ क्यों मिला इतना सकता है, अक्सर जो आप बाइडेन में कि मिला हम सकता हाथ है। नहीं मिलाएंगे रशिया से? ये क्यों, ये हायर सुपीरियोरिटी आपका है कि भाई हम हरा के ही दम लेंगे, हम नेस्तनाबूद कर देंगे, रशिया को तोड़ देंगे? अगर चाइना के जिनपिंग साहब और भारत के मोदी साहब हाथ बिल्कुल, मिला सकते हैं, तो एग्ज़ैक्टली, प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब में और प्रेसिडेंट पुतिन में ये बात क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों नहीं डायल कर रहे हो उनको? एग्ज़ैक्टली, आखिर टैग टू डिप्लोमेसी हुई होगी, इसको इसको सफल करने के लिए ही सही हुई होगी, तभी 100% इंडिया और चाइना सामने आए ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर ये अमेरिका और ये क्या नाम है, रशिया रशिया, क्यों नहीं कर सकते? नाटो और रशिया क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, मगर आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका मानसिकता ये है कि या तो माई वे और या तो हाईवे, या एंड तो दैट इज हाईवे, द प्रॉब्लम। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक़्त मतलब ठीक है, ये बात तो हम कर रहे हैं, ब्रिक्स भी बड़ा सक्सेसफुल हुआ, उससे पहले इस सीओ में डॉक्टर जयशंकर साहब का आना और शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिलाना और सारा कुछ एक अच्छी, मेरे ख्याल में ठीक है। हम उससे कोई हाई होप्स नहीं रख रहे, लेकिन एक अच्छी चीज़ हमें नज़र कम से कम आई, जो भी हो। अब सर इस वक़्त एक बहुत बड़ा जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट की, ईरान और इज़राइल, वो भी क्योंकि डायरेक्टली, और मतलब ना आपका प्रॉब्लम है डायरेक्टली, ना पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि हम भी इस रीजन में हैं, आप भी इस रीजन है, ईरान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, आप हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और आपके भी ईरान के साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, इसराइल के साथ भी हैं, हमारे ईरान के साथ हैं, चले इसराइल के साथ नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा, सबको इसका असर या इसकी जो हीट है वो महसूस हो रही है इस जंग की। सर क्या मतलब इसका क्या होगा? नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल है, कौन उनको वो करेगा, और क्या ये जंग आगे बढ़ेगी या ठीक है? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने जवाब दे दिया तो कहते हैं हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आई डोंट नो दैट, मुझे ये नहीं, मतलब ठीक है, ईरान और इज़राइल का कंपैरिजन नहीं है। ईरान टेक्नोलॉजिकली और बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे है, इज़राइल के मुकाबले में उसका कोई कंपैरिजन, लेकिन चले वो जिसे कहते हैं ना, कोई अगला थप्पड़ मारता है, तुझे अगर वो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दे सकते, कहते वो गाली देना शुरू कर देता है, कमजोर गाली देता है, और कहते हैं जोरावर जो है वो थप्पड़ मारता है, तो इजराइल थप्पड़ मारता है तो चलो वो गाली देगा। तो सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा, मेरा क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल भी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका। गुड वन, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। सो जरूर जरूर, मैं क्रेडिट आपको देके इस्तेमाल करूंगा कि भाई ये मेरे थैंक यू मित्र का क्रेडिट है। नहीं, देखिए देखिए, इतना आसान है नहीं इसको, मैं आप समझ सकता हूँ, हम सब चाहते कि ऐसा ना हो। और ईरान की जो अभी तक जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, उससे तो समझ में आ रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, और उन्होंने उसका जो है वो एक अच्छा प्रदर्शन भी किया। और ये दोनों तरफ से नुक्स वही था, क्या कह लीजिए, नूरा कुश्ती
एक तरफ उन्होंने चलाया तो एक मरा, इधर से चलाए तो दो मरे, और कहाँ कुछ आग वाग लगा तो बात बताइए। तो ठीक है, मुझे भी लगता है दुनिया को ये पता है, ईरान को ये पता है कि हमारे आप तक तो आंच आएगी पर जलेंगे वो, समझ रहे हैं आप? तो जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। वो मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक नहीं होगा ईरान के लिए। और आप देख लेना क्या इस पे अरबों का क्या अप्रोच है। हाँ। शांति है। अगर अरब चाहे तो इजराइल का जीना मुश्किल कर सकते हैं, पर उन्होंने शांति रखी हुई है। वो अपने यहां आराम से बैठ के खा रहे हैं। तो ये बात तो ईरान को डिसाइड करनी पड़ेगी यार कि वो जमीन अरबों की है, वो अरबों को अपना कजन कहते हैं। आप क्यों मामले बढ़ रहे हो उसमें? आप इसको मामले को हटाओ। आपकी कोई लैंड पे अगर ईरान बना होता, इजराइल बना होता तो बात भी समझ में आती। आप उसको एक डॉक्ट्रिनल फाइट लड़ रहे हो, आपने उसको एक मजहबी जंग दे दिया है। और अगर वो मजहबी जंग था तो फिर उसमें सारे अरबी साथ होने चाहिए थे, तुर्क साथ होना चाहिए था। ना तो तुर्क साथ है, ना तो अरबी साथ है। ये इस्लाम वर्सेस इजराइल की लड़ाई बनी नहीं, ये रह गई हमास और हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की लड़ाई। उन्होंने प्रूफ कर दिया दुनिया को कि ये इस्लाम वर्सेस यहूद की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम वर्सेस इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली इजराइल वर्सेस हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई है। दैट मींस इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई है। तो बंद कर दो ना ये इजराइल, ये हमास, ये और वो इस तरीके के संगठनों से मरवाना और इतनी खूनी खेल खेलना। आपसे तो अब अरबी भी चिढ़ते हैं। इसी वजह से वो ईरान, भाई आप ये बताइए, चलिए ये तो अभी आज की लड़ाई है, ईरान और इराक में 8 साल लड़ाई, 8 साल जंग हुई है, बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि एक ऐसी सिविलाइजेशन, पार्सियन सिविलाइजेशन, इनकी भाषा ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। पर्सिया इस जैसे भारत हमेशा से रहा है, हजारों साल हमेशा पुरानी वो सिविलाइजेशन है, हजारों पुरानी साल सिविलाइजेशन है। पर्सिया कोई एक इलाके में महदूद चीज नहीं है। पर्सिया का इन्फ्लुएंस आपको सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, हर तरफ सब दिखता है। बिल्कुल ऐसा पर्सिया एक बहुत डीप सिविलाइजेशन थी, और उनको आप अब समय आ गया है कि अगर अरबों ने लड़ाई नहीं लड़नी है, आप किसी के उनके उसको पकड़ लो, क्या नाम है, हॉस्टेजेस रखो, ब्लैकमेल करो, ये क्या तरीका है? मैं ये भी मानता हूं कि इजराइल को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, बट उनके लिए ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि उनका आर्गुमेंट है कि देखिए हमें दुनिया ने हर जगह मारा, अगर हम इजराइल लूज करते हैं तो हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी, जुडाइज्म सफाई हस्ती से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको कहीं जगह। डॉक्टर साहब की कोई भी, मतलब मैं ओवरऑल अरब मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, वो इतनी मतलब ताकत रखते कि इजराइल जैसे मुल्क को, मतलब इजराइल बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, ऐसा आम मुल्क नहीं है। जो कुछ उनके पास है, बड़े बड़े जो दुनिया के देश हैं उनके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी जो इजराइल रखता है। गालिबन अमेरिका और इजराइल दो दुनिया के इस मतलब जमीन पे ऐसे कंट्रीज है कि जिनके पास शायद वो टेक्नोलॉजीज होती है। इजराइल को अमेरिका से अलग करके देखना तो मैं उचित नहीं समझता। इजराइल तो खैर बिल्कुल दुरुस्त है, मेरा भी यही ख्याल है। एग्री। इजराइल अमेरिका का 51वां स्टेट है मिडिल ईस्ट में, मेरी ठीक है ना। इट्स अ 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो वहां पे है। हाँ, वो ऐसा स्टेट है फेडरलिज्म के तहत जो कई बार सेंट्रल की बात नहीं मानता। तो ये आप कह सकते हैं। वरना हिजबुल्लाह को मारने के बाद तो हिजबुल्लाह के वो जो थे उसकी डेथ के बाद तो कमला हारिस आके बोली बहुत अच्छा हुआ, बाइडेन आके बोले बहुत अच्छा हुआ, नसरुल्लाह की डेथ पे सबने आके बोला बहुत अच्छा हुआ, एक आतंकवादी मारा गया। या सिनवर के भी आने पे उन्होंने यही बयान दिया, किसी ने कोई उस पर रिजेक्शन नहीं दिया। सो देखिए, ये ईरान को समझना पड़ेगा कि आप इसको यहूदी क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम की लड़ाई ना बनाए, दुनिया नहीं बनने देना चाहती है। और ये बात उनको समझना पड़ेगा कि ये एक लैंड डिस्प्यूट है, इसको बैठ करके दोनों समझदार लोग जो हैं इसको सॉल्व करें, और ये लोकल प्रॉब्लम है वहां के लिए छोड़ दीजिए। हर जगह समस्याएं हैं, जब तक मानव रहेंगी समस्याएं रहेंगी। हम अगर उन समस्याओं से अपने आप को जोड़ने लगे और उसको हम आइडियोलॉजिकल रंग दे करके और सब ज्योग्राफिकल डिवीजन को कन्फ्लेट कर दें तो फिर से वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 4, वर्ल्ड वॉर 5 होता रहेगा। ये जो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की, सबको अपना अपना घर देख लो, उनके डिस्प्यूट वो समझे वो जाने, हम उसमें वो नहीं लेंगे, पार्टी नहीं बनेंगे। हम बैठ करके मीडिएशन करवा सकते हैं, हम उनको बैठ करके समझदारी की बातें बता सकते हैं, हम पार्टी नहीं बनेंगे। जैसे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हुआ, कोई जाकर के यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आपके पास आदमी है, आप लड़ो, हमसे पैसे और हथियार ले लेते हो तो ले लो, इतनी मदद करेंगे आप। आज यूक्रेन की भी हालत यह है कि डिस्कोथेक से उनको लड़के पकड़ के ले जाने पड़ रहे हैं आर्मी में भर्ती करने के लिए। यही चीज हालत रशिया के लिए है। तो पॉइंट ये कि दोनों तरफ की बात है, इजराइल को भी है,
कि रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कब रुकेंगे वो ये क्वेश्चन है, कितनी और हत्याएं होंगी ये उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका कहना है कि भाई जब तक हमको सिक्योरिटी नहीं फील होती, तो ये सिक्योरिटी फील करने का तरीका ये है कि जब तक दोनों कम्युनिटी बैठ के एक दूसरे को समझेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा वरना है। इतना ज्यादा डिस्ट्रक्ट है, इतना ज्यादा। अगर आप ये आर्ग्यू करोगे कि फ्रॉम रिवर टू सी द पैलेस्टाइन वुड बी फ्री, देन मींस वो फिर एक सो पॉइंट है कि बीच का रोट ले, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाए, पैलेस्टीनियंस को उनका घर दे, वो अपने हिसाब से रहे, इजरायलियों को अपना घर मिले, वो अपने ओके, हिसाब से रहे। जेरूसलम अगर इजराइल रखना चाहता है तो रखे, नहीं तो अगर वो जैसे कि यूएन ने कहा था एक ट्रू, इंटरनेशनल सिटी बन जाती है तो बेहतर है, अगर नहीं है, अगर बाकी दुनिया उनको मान लेती है जैसे अभी सबने मान लिया है, बिकॉज मुसलमानों के लिए मक्का इंपॉर्टेंट है ना कि जेरूसलम उतना इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम इंपॉर्टेंट है बट मक्का तो उनका प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी तो उनके उनके पास है। यहूदियों का जेरूसलम है जो मुसलमानों का मक्का है, तो उनके पास रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। सो राइट, पॉइंट ये है कि बिल्कुल। किसी न किसी को तो एक मिड वे लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख़्याल में बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसे कहते हैं कि अब और कितनी जानें ली जा सकती है, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है इंसानी जानों का और अभी फ़िलहाल ये सिलसिला जारी है, साल से ज़्यादा हो गया लेकिन रुक नहीं रहा। ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।